हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोला है इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन एज, और हमें एफ एक्स दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, और जो कि डिफाइन है हाफ से लेके, है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारा सेट जो डिफाइन है वो हमारा कहाँ से है, हाफ टू इन्फिनिटी टू 19/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और g जो है इस फंक्शन का इनवर्स है। ठीक है, और हमसे g डैश की वैल्यू पूछी है g डैश 7 की। ठीक है, तो जब भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछे और फंक्शन हमें दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। g ऑफ एफ एक्स, ये चीज आपको पता होगी, g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, x के इक्वल होगी। और यही चीज किसके इक्वल होगी, g और एफ ऑफ g के भी इक्वल होगी। लेकिन हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे क्योंकि हमें g डैश निकालना है। ठीक है, तो g डैश है तो g हमारा बाहर में चाहिए, तो इस वाले को अभी हटा देते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो g डैश ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 एफ डैश एक्स, है ना। तो ये हमारा g डैश का फंक्शन है, और हमसे पूछा क्या है कि g डैश की वैल्यू, g डैश ऑफ 7 हमसे पूछा है कि g डैश ऑफ 7 कितना होगा। तो g डैश ऑफ 7 निकालने के लिए एफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 7 की इक्वल। ठीक है, तो हम एफ एक्स इक्वल टू 7 पहले सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 7 होगा तो एफ एक्स हमें पता है क्या होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 एंड -1। एक्स की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्योंकि हमारा फंक्शन जो है हाफ से आगे डिफाइन है। ठीक है, तो एक्स की कौन सी वैल्यू होगी, हमें मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। एक्स इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया कि अगर हम एफ एक्स, है ना, एफ एक्स को अगर मुझे 7 निकालना है तो इस वाले फंक्शन में मुझे x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करेंगे तब हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें जो g डैश 7 निकालना है उसके लिए हमें x की जगह पे कितनी करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी। तो g डैश ऑफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1/f-2, है ना। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ 2 हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया 7, तो ये हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालनी है। ठीक है, और ये वैल्यू हमें कहाँ पे निकालनी है, एफ डैश 2 पे, और एफ एक्स हमें पता है तो इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू 3 यहाँ से आपकी मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। तो जी डैश ऑफ 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। तो जब भी फंक्शन दिया हो और उसका इनवर्स दिया हो तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली इनवर्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो वाला डेफिनेशन हम लोग यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है, और हमसे पूछा क्या है, अल्फा टू द पावर 15 एंड बीटा टू द पावर 15। ठीक है, जब भी रूट्स के पावर हाई, मतलब कि पावर बहुत ज्यादा हो, हायर पावर हो, तो उस केस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें ये चीज कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, -1 प्लस माइनस ये कितना दे देगा, यहाँ से 4 आ जाएगा रूट, तो यहाँ पे आई आप कर सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अल्फा की वैल्यू हम बोल सकते हैं -1 प्लस आई, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का टर्म हो तो हमें पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में
कन्वर्ट करना है, ठीक है। और एक्चुअली में जेड को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, √2 टाइम्स ई टू द पावर आई, और इसका आर्गुमेंट कितना होगा, तो अगर आर्गुमेंट देखोगे तो आर्गुमेंट इसका आ जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, आई टू द पावर 3 पाई बाई 4, है ना। और उसी तरीके से बीटा को अगर हम लिखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ई टू द पावर आई, और ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू क्या लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है माइनस ऑफ पाई, और इस तरीके से अल्फा माइनस पाई आप बोल सकते हो, ठीक है। अल्फा माइनस पाई, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस पाई कितना दे देगा, -3 पाई बाई 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -3 पाई बाई 4। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा टू द पावर 15 की। तो अल्फा टू द पावर 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 टू द पावर 15 इंटू, है ना, √2 टू द पावर 15 इंटू ई टू द पावर आई, और 3 पाई बाई 4 इंटू 15, है ना। तो कितना हो जाएगा, 40, ये दे देगा आपको 45 पाई बाई 4, है कि नहीं, 45 पाई बाई 4। और वैसे ही बीटा टू द पावर 15 की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना दे देगा, √2 टू द पावर 15 ई टू द पावर माइनस आई 45 पाई बाई 4, और हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 टू द पावर 15 तो हमारा बाहर आ गया, ठीक है। और अंदर में कितना आ जाएगा, ई टू द पावर आई 45 पाई बाई 4 प्लस ई टू द पावर माइनस आई 45 पाई बाई 4, ठीक है। और ये √2 टू द पावर 15, और यहाँ से इसको फिर से अगर हम पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना दे देगा, कॉस ऑफ 45 पाई बाई 4 प्लस आई साइन ऑफ 45 पाई बाई 4, है ना, प्लस कॉस ऑफ 45 पाई बाई 4 माइनस आई ऑफ साइन ऑफ 45 पाई बाई 4। यहाँ से देखो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये फाइनली मिलके कितना हो जाएगा, √2 टू द पावर 15 इंटू 2 ऑफ कॉस ऑफ 45 पाई बाई 4, है ना। और 40 कॉस ऑफ 45 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो, ये पाई बाई 4 के ही इक्वल है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √2 टू द पावर 14 इंटू 2 इंटू 1 बाई √2, ठीक है। तो यहाँ से एक √2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा, है ना। और एक सॉरी ये कितना दे देगा, कॉस ऑफ 45 पाई बाई 4 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चेक कर सकते हो 45 पाई बाई 4, है ना, इसको 2 पाई में कन्वर्ट करो तो ये क्या दे देगा, माइनस में हमें दे देगा वैल्यू, तो ये माइनस टाइम्स यहाँ पे बाहर आ गया, और यहाँ से √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और √2 है तो 2 टू द पावर 7, और ये -2 टू द पावर 8 के इक्वल आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 256। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है हमेशा यहाँ पे कि जब भी पावर हायर पावर हो तो हमेशा हम उसको पोलर फॉर्मेट में या एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 सच दैट, और ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और ये बोला है कैन बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो हम इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो हमें एक्चुअली में क्वेश्चन बोला क्या है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ये वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा, एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस
ऊपर में 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स आ गया, ठीक है, और नीचे में एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? 0/0 का फॉर्मेट है ना, और 0/0 फॉर्मेट होता है तो हम LH रूल तो लगा ही सकते हैं। तो LH रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स। ये क्या दे देगा? ट्वाइस एक्स। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो अभी भी ये 0/0 का फॉर्मेट बना ही हुआ है, ठीक है। लेकिन साइन के साथ अंदर में साइन है, तो हम अगर ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और ये साइन के साथ इस x को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी? 1। और कॉस ऑफ 0 तो हमारा 1 होता ही है, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन x इंटू साइन x बाई x, ठीक है, इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू हमें 1 दे देगी, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए, ताकि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करे, सॉरी कंटिन्यूअस हो जाए फंक्शन, है ना। तो इस तरीके से आप ये लिमिट वाले प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच कट्स द सर्कल। एक सर्कल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर इसका कितना हो जाएगा? 10, है ना, 10,0। और रेडियस कितना हो जाएगा इसका? इसका रेडियस कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 4, है ना। तो रेडियस ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो रेडियस हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जो इसको कट कर रहा है, ठीक है ना। लोकस ऑफ सर्कल विच कट्स दिस सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है। तो दो सर्कल जब ऑर्थोगोनली कट करता है तो क्या कंडीशन होता है? ठीक है, अगर मैं इसका सेंटर को, है ना, सेंटर को अगर मैं -G1, एज्यूम कर लूं, और इसका सेंटर को -G2, -F2 एज्यूम कर लूं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट है उसको मैं C1 मान लूं, इसको मैं C2 मान लूं, तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है? 2 टाइम्स G1 इंटू G2 प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। ये अपने सर्कल वाले पार्ट में, फैमिली ऑफ सर्कल वाले पार्ट में ये चीज देखा होगा कि जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करता है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो जिस सर्कल का हमें लोकस निकालना है, ठीक ना, उस सर्कल का सेंटर को अगर मैं, सेंटर का लोकस निकालना है ना, तो जिस सेंटर का लोकस निकालना है उसको अगर मैं -G, -F बोल दूं, ठीक है। बाद में हम -G, -F को XY से रिप्लेस कर देंगे, है ना, XY से रिप्लेस कर देंगे। और इस वाले सर्कल का तो हमें सेंटर पता है 10,0, है ना। तो इस वाले में पुट करेंगे तो एक कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। और इसका लोकस निकालना है तो लोकस को मान लेते हैं कि x, y ही है, ठीक है। बाद में रिप्लेस नहीं करके एक ही बार रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स G1 कितना हो गया हमारा? G1 हो गया हमारा x, ठीक है। G1 कितना हो गया? x। और G1 -G, लेके चलो, बाद में इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -G इंटू 10, है ना, प्लस 2 टाइम्स F1 कितना है? F1 हमारा 0 है, और F2 -F है, ठीक है। और इक्वल टू C1 प्लस C2, तो इसका C जो है कांस्टेंट है, उसको मैं C एज्यूम कर लेता हूं, और इसका हमें 4 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? C प्लस 4, है ना। तो यहां से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? माइनस टाइम्स 20G इक्वल टू C प्लस 4, ठीक है। C हमारा क्या है? अननोन है। G हमारा
सेंटर का सर्कल है जिसको हम बाद में एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, है ना। अब एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, दूसरा बोल रहा है कि यही जो सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहा है x इक्वल टू 2 को। तो अगर x इक्वल टू 2 को टच करता है तो सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हम ये वाला कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो सर्कल के सेंटर से लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, -2 + 0 -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, ठीक है। और इसका मॉड ले लेंगे और ये किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल, और इसका रेडियस कितना होगा, g² + f² - c, है ना। और इसको अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, g + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू g² + f² - c। इसको ओपन कर दोगे, g² + 4 + 4g इक्वल टू g² + f² - c। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 4g इक्वल टू f² - c, है ना। तो ये दोनों दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। दोनों इक्वेशन में अननोन आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा होगा, c, क्योंकि हमें लोकस किसका निकालना है, सेंटर का निकालना है। और सेंटर को हमने क्या एज्यूम कर रखा है, -g, -f। और क्योंकि हमें लोकस निकालना है तो इसको हम लास्ट में किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो इस दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें c को एलिमिनेट करना है ना। तो यहां से c की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4g, है ना, सॉरी यहाँ पे +4 रह गया, +4, तो ये आ गया हमारा 4g + 4 इक्वल टू f², और -c के जगह पे हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20g -4, है ना। और अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 4g + 4 इक्वल टू f² + 20g + 4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो आ गया f², है ना। और अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देते हैं अभी। तो -f को y से रिप्लेस करना है और -g को x से रिप्लेस करना है। तो ये कितना दे देगा, सॉरी यहाँ पे g रह गया, तो ये कितना दे देगा, ये दे देगा f² इक्वल टू 16g, है ना, क्या दे देगा, f² इक्वल टू 16g, ठीक है। f² इक्वल टू माइनस का 16g होगा क्योंकि ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। और f को अब हम किससे रिप्लेस करेंगे, f को -y से और g को -x से रिप्लेस करेंगे, है ना। तो ये कितना दे देगा, ये y² इक्वल टू 16x। तो यही हमारा क्या हो गया, लोकस हो गया उस सेंटर का, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, y² इक्वल टू 16x। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो लोकस का प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में ये लेके चलेंगे और फिर बाद में एक्स वाई से इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, y² इक्वल टू 4x, दूसरा है x² इक्वल टू 4y। डिवाइड दी स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं और इन दोनों इक्वेशन का हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो या x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x² / 16 इक्वल टू 4x, एक x कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 हमें एक सोल्यूशन मिलेगा और दूसरा एक सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और दूसरा सोल्यूशन यहां से देखो y की वैल्यू हमने यहां से x² /
4 पुट की, तो ये पावर 4 आ जाएगा, है ना। तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4 इसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप यहाँ पे प्लॉट करते हो तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का कर्व है, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर इक्वल सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व है, और ये वाला वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का कर्व हो गया, और ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आएगा, तो देखो एक 0 पे कट कर रहा है और दूसरा 4 पे कट कर रहा है, तो यही वाला हमारा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्क्वायर है और ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। ये भी 4 है। इफ S1 S2 S3 आर दी रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ द 3 पार्ट नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है और ये हमारा S3 है, ठीक है। और इन तीनों का इसने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, क्या होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4,4, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इस स्क्वायर की बात करें तो इस स्क्वायर का एरिया कितना है 16, है ना। ये जो कंप्लीट स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया 16 है। अभी मैं पहले ये S3 कैलकुलेट करने का ट्राई करता हूँ। S3 दिख रहा है, ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा S3 है। तो अगर S3 हमें कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा कर्व होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स, और कहां से कहां तक 0 से 4 तक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 बाहर आ गया, इंटू 1/3 एक्स क्यूब 0 टू 4, तो यहां से कितना दे देगा, यहां से कितना आ जाएगा 16/3, है ना। तो ये कितना दे देगा 4 क्यूब, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16/3 हमारे पास एरिया आ गया। कौन सा एरिया, ये S3 वाला, तो S3 का एरिया 16/3 है। अगर हम S1 कैलकुलेट करने का ट्राई करें, ठीक है, तो S1 को देखो, S1 जब कैलकुलेट करोगे तो S1 कैसे कैलकुलेशन होगा, S1 के लिए मैं स्ट्रिप इस तरीके से चूज करूंगा, ठीक है, इस तरीके से चूज करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x ऑफ dy, है ना, और y की लिमिट कहां से 0 से 4 तक, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हम बोल सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 4 ऑफ dy, है ना। और क्योंकि सेम टाइप का है, बस वेरिएबल डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 16/3 ही है ना। और टोटल स्क्वायर का एरिया कितना है, टोटल स्क्वायर का एरिया 16 है, ठीक है। तो हमें अगर S2 निकालना है तो S2 में से हम क्या कर सकते हैं, S2 निकालने के लिए 16 में से S1 प्लस S3 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 32/3, तो फाइनली हमें यहां से फिर से कितना मिल जाएगा 16/3। तो तीनों की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 16/3 16/3 16/3, तो तीनों का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्चुअली में तीनों का रेशियो आप 1:1:1 में बोल सकते हैं, है ना। तो इस वाले पार्ट में बस जो एलिमेंट चूज किया है, एलिमेंट इसमें इस तरीके से लिया है और इसमें इस तरीके से लेना हमारे लिए इजी है, क्योंकि y की लिमिट हमें दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में ही मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लिमिट है ना, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ऊपर में है 2x टू द पावर हाफ प्लस 3x टू द पावर 1/3 प्लस 4x टू द पावर 1/4, और ये कहां तक जा रहा है n इंटू एक्स टू द पावर 1/n तक, ठीक है। और नीचे में कौन सा टर्म है 2x माइनस 3 का टर्म है, और ये डिफरेंट पावर के साथ आ रही है ना। तो 1/2 1/3 और लास्ट में ट्वाइस एक्स माइनस 3 1 टू द पावर n हमें दिया हुआ है ना। तो अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी और सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है, मैक्सिमम पावर x टू द पावर हाफ है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया होगा, जब मैक्सिमम पावर के टर्म्स में होता है और लिमिट इन्फिनिटी के टर्म्स में होती है, तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऊपर में मैं क्या कर रहा हूं, और x टू द पावर हाफ जो मैक्सिमम पावर है उसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं
एक्स टू द पावर हाफ को बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, ट्वाइस प्लस 3 एक्स टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4 एक्स टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस n एक्स टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में ट्वाइस एक्स माइनस 3 होल टू द पावर हाफ में बाहर निकाल ले रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई हाफ। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस 3 होल टू द पावर 1/n और ट्वाइस एक्स माइनस 3 होल टू द पावर 1/2। ठीक है, अब अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे तो देखो नीचे वाला टर्म क्योंकि ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो ये डोमिनेट करेगा, है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये इन्फिनिटी को जल्दी पहुंचेगा, तो ये कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी 0, और सिमिलरली ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 दे देगा, और सेम लॉजिक से यहाँ पे भी सारा टर्म आपका क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास बच क्या गया, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर में एक 2 बच जाएगा और स्क्वायर एक्स टू द पावर हाफ बच जाएगी। यहाँ पे देखो ट्वाइस एक्स माइनस 3 होल टू द पावर हाफ है, अगर मैं इससे x को बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा -3/x, और बाहर कितना आ जाएगा x टू द पावर हाफ, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया। अब अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 दे देगा हमें, है ना, तो फाइनली कितना बच जाएगा 2 ये 0 हो गया और नीचे में स्क्वायर रूट का टर्म बच गया, तो फाइनल आंसर सॉल्व होने पे कितना बच जाएगा रूट का 2, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चीज ध्यान देना है कि अगर इस टाइप का टर्म हो तो हमें हाईएस्ट पावर से डिवाइड करनी है, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के टर्म में, है ना। इसी चीज को अगर आप h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करोगे तो वहां से भी आपको दिख जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स हमें दिया हुआ है x³ प्लस 4x² प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1, और ये क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, है ना, और लेस देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगी, लेकिन किस इंटरवल में, इस इंटरवल की बात कर रहा है ना। तो x हमारा क्या होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू -2 टू -2/3, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x² प्लस 8x प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब ये बोल रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 तो होना चाहिए, लेकिन लार्जेस्ट इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल। ठीक है, इसका लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल क्या हो सकता है, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, और ये हमें किसके बीच में चाहिए -2 से -2/3 के बीच में चाहिए, तो आपका एक पार्ट ऐसा बन सकता है कर्व, है ना, क्योंकि इस वाले पार्ट में भी इस इंटरवल में देखो हमारा ये जो एफ डैश है ये नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन हमें लार्जेस्ट पॉसिबल बोला है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये -2 और ये -2/3 है, तो इस केस के लिए हमें मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या हैं -2 और -2/3 ही है। ठीक है, और हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए अगर ये इसके रूट्स हैं तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कर सकते हैं, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा -2 इंटू -2/3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट λ/3, है ना। तो यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास लेमडा इक्वल टू 4, है ना। तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। हमने इसको रूट्स क्यों लिया, क्योंकि ये लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल बोल रहा था, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे देखो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल नहीं बना, सिर्फ कितना इंटरवल बना, इतना ही इंटरवल बन रहा है। लेकिन अगर ये केस होगा तो ये कंप्लीट इंटरवल हमारा मैक्सिमम पॉसिबल इंटरवल बन सकता है, तो इस केस के लिए हमारी लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
if the angle of the elevation of top of a tower from 3 collinear points ABC on a line leading to the foot of the tower R, ठीक है। तो एक हमारे पास टावर है और इस टावर से 3 पॉइंट ABC पे डिफरेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा B हो गया और ये पॉइंट हमारा C हो गया, है ना। ये एंगल 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें AB/BC का रेशियो निकालना है, ये वाला रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस रेशियो को अगर मैं x मान लेता हूं और इस रेशियो को y मान लेता हूं, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x/y की वैल्यू निकालनी है ना। और बेस से इसके डिस्टेंस को अगर मैं z एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखो आप ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी यूज कर पाओगे, और हाइट हमें गिवन नहीं है तो हाइट को हम टाइम बिंग h एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पहले वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसको O मान लेता हूं और इसको D मान लेता हूं, तो AOD ट्रायंगल में tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, h/y प्लस जेड, ठीक है। और tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/z, ठीक है। यहां से देखो क्योंकि tan 45 दिया हुआ है तो h की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, y प्लस जेड बोला जा सकता है, ठीक है। tan 60 है तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 का z, है ना। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। ऊपर में देखो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x/y निकालनी है। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू h बाई, यहाँ पे देखो y प्लस जेड की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, h, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x प्लस h, ठीक है। यहां से देखो z की वैल्यू हम कितने लिख सकते हैं, h/√3, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से y भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो 1 माइनस 1/√3 टाइम्स h, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1/√3 टाइम्स h। और यहां से देखो अगर मैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड ही रहने दूं, तो यहां से देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स h। तो यहां से y प्लस जेड हमें पता है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 माइनस 1 इंटू h, है ना। तो देखो सारी वैल्यू हमें मिल गई। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए x बाई AB बाई BC की वैल्यू चाहिए। तो AB बाई BC की वैल्यू किसके इक्वल है, x बाई वाई के। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 माइनस 1 इंटू एच, और यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू एच बाई √3। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3:1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। सिंपल सा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ यूनिट वेक्टर इन द XY प्लेन। XY प्लेन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर लेना हो तो हम कैसे चूज कर सकते हैं, ए, ठीक है। ए बी हम कोऑर्डिनेट अगर मान ले तो XY प्लेन में इस टाइप का आपके पास वेक्टर हो सकता है, और ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो पहला रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, a² प्लस b² इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी। दूसरा बोल रहा है कि ये i प्लस जे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, r डॉट i प्लस जे, r डॉट i प्लस जे की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, मॉड r मॉड i प्लस जे इंटू कॉस 45 डिग्री, है कि नहीं, कॉस 45 डिग्री। और अगर आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेशन इतना नहीं करना चाह रहे हो, तो अगर आप एक ऑप्शन को ध्यान दोगे तो कोई भी ये जो ऑप्शन हमें दिया हुआ ये
कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा यही वाला ऑप्शन है, यूनिट वेक्टर जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। इसका अगर आप चेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ऊपर वाले का मॉड कितना हो जाएगा? 4 + 1 √5 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसका यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज आप एक ऑप्शन को यहां से एलिमिनेट कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर i + j के साथ हम डॉट लें तो हमें एंगल कितना मिलना चाहिए? 45 डिग्री, है कि नहीं? तो डायरेक्टली डॉट करके देखो, इसको अगर मैं इसके साथ डॉट करूंगा तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना? cos थीटा कितनी हो जाएगी? i + j डॉट i + j, है ना। तो ये कितना दे देगा? 1 + 1 2 बाई √2 डिवाइडेड बाई इसका मॉड कितना हो जाएगा? √2, और इसका मॉड कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से 45 आ रहा है। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक ना। दूसरी चीज, अगर इसके साथ डॉट लोगे इसका, तो देखो एंगल कितना हो जाएगा, है ना। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और दोनों का अगर हम डॉट क्रिएट करते हैं तो डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन सकती है कि या तो ये हो सकता है या फिर डी ऑप्शन होगा, है ना। तो ये चीज हमने यहाँ पे बस थोड़ा सा क्रॉस चेक किया, तो हमारा 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इस वाले में अगर आप यूज करोगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी, है ना, और बाई मॉड आर की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √2, है ना, इक्वल टू cos 45 कितना दे देगा? 1/√2। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन क्या आ गया? a + b = 1 होना चाहिए, है कि नहीं। ए और बी क्या है? ए और बी हमारा आई और जे वेक्टर है। यहाँ पे देखो a + b अगर हम चेक करें तो 1/√2 + 1/√2 कितना आ जाएगा? 2/√2, है ना। ये सम कितना आना चाहिए था? 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रॉस चेक हो गया कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन बच रहा है? डी ऑप्शन बच रहा है ना। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये हमने एक चीज निकाल लिया। दूसरी चीज, 60 डिग्री एंगल है इसके साथ। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कितना होगा? 3a - 4b इक्वल टू मॉड उसका 1 हो गया और इसका 5 दे देगा, है ना, और cos ऑफ 60 डिग्री, और cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो ये कितना हो गया? 5/2। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके हम a और b निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 13/14 और b की वैल्यू 1/14 आती है। ठीक है, तो जो हमारा r वेक्टर होगा वो किस फॉर्मेट का होगा? 13/14i + 1/14j, है ना। ये इस फॉर्मेट का हमारा वेक्टर है, और जो कि आपको दिख रहा है किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है ना। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी एक बार क्रॉस चेक करके हम लोग देख सकते थे, क्योंकि 4 ऑप्शन है, तो एक एक स्टेप का कंडीशन निकाल के हम चेक करते गए तो हमारा आंसर मैच कर गया, है ना। तो इस तरीके से आप वेक्टर वाले क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ x = 1 - t²। ठीक है, x की वैल्यू हमें दी हुई है, x = 1 - t² अपॉन 1 + t²। ठीक है, और y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2t अपॉन 1 + t²। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? dy/dx निकालना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में ही है और ये वाला फॉर्मेट अगर हमें दिख रहा है, तो हम इस फॉर्मेट में नहीं जाके, अगर मैं t के जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, टी के जगह, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको याद होगा इनवर्स में आप ऑलरेडी ये कर चुके हो, है ना। तो अगर आप इसको पुट करोगे तो ये कितना दे देगा? 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, और यहां से ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स tan थीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना, और y कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है ना। तो अब हम t में काम नहीं करके थीटा में काम करेंगे, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। अब लेकिन इससे फायदा ये हो गया कि हमारा फंक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं पहले क्या निकालूंगा, dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। यहां से ये दोनों क्या हो गया, कैंसल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस ऑफ cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 थीटा, और ऑप्शन में एक्स वाई के फॉर्मेट में, तो cos 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, cos 2 थीटा की वैल्यू x के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा, है ना। तो हमें इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया हुआ था, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा इजी वाला फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। तो इस टाइप का टर्म कहीं भी दिखे तो आपको ये चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि ये डबल एंगल का फॉर्मूला कहीं ना कहीं बन रहा है, बस हमें सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, वरना प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके, चलो बाय।